हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और इस चैनल में हम जो DT+B ने TGT सोशल साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स पूछे हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं 2021 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सबसे पहले मैं उनको डिस्कस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लेटेस्ट पेपर पैटर्न पर है। तो जो आपका 25 का पेपर है वो मोस्टली इस पेपर पे इस क्वेश्चन पेपर पे या फिर इस ईयर पे पैटर्न होके आएगा। सो इसलिए सबसे पहले मैं जो लेटेस्ट वाला PYQs है उसको डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद हम पीछे के भी क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो लेटेस्ट में होता है हमें उसको डिस्कस करना चाहिए क्योंकि इनका क्या होता है, पैटर्न सेम होता है। और आपको पता है कि DT+B के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने स्टार्ट हो गए हुए हैं। सो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप क्या करिए, PYQs को सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी। और जो आपको पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे आपने जो रिपीट हो रहे हैं। नहीं, अगर रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन तो उसी को थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। तो अगर आप PYQs को देखते हैं तो आप बहुत ही ईजिली बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। नहीं, या तो वो क्वेश्चन ही आ जाता है और या फिर क्या होता है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनमें से वो क्वेश्चंस को क्या कर लेता है, पूछ लेता है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो वो मस्ट वॉच प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर देखेंगे। और मैं क्या कर रही हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करती जा रही हूँ। तो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं मेरी, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को आप एक बार देख लीजिए। उसमें हार्डली मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को ऑलरेडी डिस्कस करके डाल रखा है और ये सीरीज़ में कंटिन्यू कर भी रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे पेपर बचे हुए हैं जिन्हें मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर DT+B द्वारा पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करवाऊंगी और हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। और ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, ये आपका मॉक टेस्ट नहीं है, ये आपका क्या है, PYQ की सीरीज़ है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की सीरीज़ को। सो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 61। बाकी के 60 क्वेश्चंस मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप उनको ज़रूर देखेंगे। जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ, ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू डैमेज रिस्क जोन ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल सिस्मिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन। विच आर द फॉलोइंग एरिया कम अंडर द जोन 5। तो भारत में, जैसे आपको पता है कि भारत को जो डैमेज रिस्क है उसके हिसाब से डिवाइड कर रखा है। सो जोन 5 में कौन कौन से इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो आते हैं जोन 5। सो देखते हैं, गुजरात का जो कच्छ रीजन है वो, सेकेंड है पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो आता है, और नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो आते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी तीनों जो हैं वो जोन 5 में आते हैं। गुजरात का जो कच्छ है, दूसरा पार्ट जो है जम्मू कश्मीर के पार्ट्स आते हैं कुछ, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे वो कौन से जोन में आते हैं, जोन 5 में आते हैं, जो डिवाइड किया गया है डैमेज रिस्क जोन के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो इंडिया को इन जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला क्या है, रिस्क लेवल क्या होता है, जो जोन 5 होते हैं उनका रिस्क जो वेरी डैमेज, मतलब जो डैमेज रिस्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो इसके मतलब कि हम रीज़न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ बिहार है, नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। सो अगर हम मेजर सिटीज़ की बात करें तो गुवाहाटी, इम्फाल, भुज, श्रीनगर, पोर्ट ब्लेयर। और आपको पता होगा भुज में एक अर्थक्वेक आया भी था 26 जनवरी 2001 में। ये क्वेश्चन भी DT+B में पूछा गया है। सो आप देख सकते हैं कैसे लिंक किया जाता है इन क्वेश्चंस को। जोन 4 में आते हैं, हाई डैमेज रिस्क होता है इनका, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पार्ट ऑफ यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। तो मेन सिटीज़ की देख ले अगर हम, तो दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, पटना, देहरादून और गैंगटॉक, ये क्या है, मेन में आ जाते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है।
थर्ड जो जोन 3 है इसमें मॉडरेट डैमेज होता है, जैसे कोलकाता, गोवा, पार्ट ऑफ यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। सो जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कानपुर और वाराणसी जोन 3 में आते हैं। जोन 2 होता है हमारा लो डैमेज रिस्क, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एपी, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर और रांची, ये क्या है हमारे जोन 2 में आते हैं। तो जोन 5 जो होता है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है और जोन 2 जो है वो लो डैमेज रिस्क है। और यहाँ पे आपको सिटीज़ पता चल गई, रीजन्स पता चल गए, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे प्रीवियस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज़ बेस्ड ऑन इनकम लेवल या फिर कंजम्पशन लेवल। तो गरीबी को मापने के लिए सामान्य विधि किस पर आधारित करती है, आय स्तर पर या फिर खपत स्तर पर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ हमारा हो जाएगा बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर। तो यानी जब हम पॉवर्टी को मेज़र करते हैं तो जो उसका आय है वो भी देखते हैं, जो उसकी खपत है हम वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजर या फिर पैमाना नहीं है। तो आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ेंगे, नहीं पूछा है या फिर है पूछा है। ज्योग्राफिकल कंडीशन, भौगोलिक परिस्थिति, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी और ग्रीन इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप सबको पता है कि जो तीनों कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं हमारी मेजर्स होती हैं, किसको मेज़र करने में हेल्प करती है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। लेकिन जो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन है वो इसका एक मेज़र नहीं है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस है बाय विच अ कंट्री इम्प्रूव द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलबींग ऑफ द पीपल। तो एक क्या कहते हैं कि प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। इट गोज़ बियॉन्ड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन जीडीपी। तो जितना हमारे जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा उतना ही हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। एंड इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन, जैसे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। अगर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में हमारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हमारी क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होने पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, अगर ये सारी चीज़ें क्या होंगी हमारी इंक्रीज़ होंगी तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रखा है। जैसा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास। और ये क्या इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कोई देश अपने लोग की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भलाई में सुधार करता है। यह केवल आर्थिक विकास सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से परे है और इसमें सुधार शामिल है, जैसे जीवन स्तर का बढ़ना, शिक्षा और स्वास्थ्य में वृद्धि, आय वितरण में रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचा और संस्थागत गुणवत्ता। तो इन सब में इंक्रीमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इकोनॉमिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब यहाँ से फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक क्या है, गवर्नेंस है यानी प्रशासन, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी उन्नति, और डेवलपमेंटल सोशल एटीट्यूड यानी विकासात्मक सामाजिक दृष्टिकोण। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी हम जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांस होंगे उतना ही हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी व्यापार के विकास के लिए विश्लेषण में मदद करता है। तो हमें बताना है विदेशी व्यापार के विकास में वृद्धि या फिर हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है इसका, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड या फिर कंपोजिशन ऑफ ट्रेड,
यानी व्यापार की मात्रा, व्यापार की दिशा और व्यापार की संरचना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही क्या है हमारे फॉरेन ट्रेड के जो ग्रोथ होगा उसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। सो अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ, वॉल्यूम रिफ्लेक्ट्स हाउ मच इंडिया ट्रेड्स, यानी वॉल्यूम क्या बताता है कि भारत कितना ट्रेड करता है। डायरेक्शन बताता है हु इंडिया ट्रेड्स विद, यानी दिशा में बताया जाता है कि किसके साथ व्यापार करता है। और कंपोजिशन रिवील्स व्हाट इंडिया ट्रेड, और कंपोजिशन क्या बताता है कि इंडिया क्या ट्रेड कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 66। द टर्सरी सेक्टर इन एन इकोनॉमी इंक्लूड्स, तो टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र जिसे हम सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, उसमें कौन आता है? बैंकिंग आता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन आता है? सो आई होप आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही क्या होंगे हमारे टर्सरी सेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, यानी दोनों ही क्या करते हैं, हमें सर्विसेज देते हैं। सो यहाँ पर मैंने सेक्टर्स को डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी सेक्टर हमारे मेनली हम 3 सेक्टर्स को पढ़ते हैं, बट 2 और सेक्टर्स हैं जिन्हें हम इतना नहीं ध्यान देते हैं। तो मेनली किसको पढ़ा जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स को। तो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ, यानी हम डायरेक्टली अर्थ से जो मटेरियल्स को या फिर जो गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्रीज हो गई, इनमें हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली अर्थ से ही जो हमारे गुड्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको पता होगा कि जो हमारे गुड्स हैं उनको हम क्या करते हैं? फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज जैसे एग्रीकल्चर में हमने क्या करा? वीट की खेती करी। अब इंडस्ट्रीज़ में जाके उस वीट को हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्लावर में, यानी आटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से वीट तो हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आटा हमारे सबके घर में कंज्यूम होता है। तो आटा हमारे लिए यानी फ्लावर क्या हो जाएगा हमारे लिए? फाइनल गुड या फिर फिनिश गुड हो जाएगा, जो किसकी हेल्प से हुआ? मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये किस में आता है? हमारा सेकेंडरी सेक्टर्स में आता है। जैसे टेक्सटाइल मिल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शंस हो गई, ये सारे किसके एग्जाम्पल हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। प्रोवाइड सर्विसेज रेदर देन गुड्स, तो इसमें क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बैंक्स में अगर जाते हैं तो वहाँ से आप कुछ लेकर नहीं आते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलती है? आप डिपॉजिट्स करते हैं और वो आपके पैसे को क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं। ये हमें क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन, आप डेली बेसिस पे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ मिलता नहीं, लेकिन आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होती है। ऐसे ही हेल्थ केयर है और ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। फिर हमारा क्या हो गया? क्वार्टरली सेक्टर फोकस ऑन नॉलेज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल्स, तो ये किस पे बेस्ड है? नॉलेज पे। जैसे आईटी, रिसर्च डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, डाटा एनालिसिस, ये सारे क्या आ जाते हैं? हमारे क्वार्टरली में आ जाते हैं। और क्वार्टरली सेक्टर इन्वॉल्व्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप रोल्स, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, सीईओ, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, ये किस में आते हैं? हमारे क्वार्टरली सेक्टर्स में आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर मैं आपको ये बता दूं, सो ये क्या है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरी सेक्टर हमारे जीडीपी में 19.7% का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सेकेंडरी सेक्टर 25% और टर्सरी सेक्टर जो है वो 55%। सबसे ज़्यादा हमारा जो कलेक्शन आता है जीडीपी में वो कहाँ से आता है? हमारा टर्सरी सेक्टर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। The cash which banks have to maintain with the Reserve Bank of India as certain percentage of their demand and time liabilities is called, यानी वह नकदी जिसे बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपनी मांग और समय देनदारी के लिए निश्चित प्रतिशत के रूप में बनाए रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका मतलब है हर एक, मतलब कि आपको पता है आरबीआई क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है, और सारे कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो आरबीआई के पास कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स रखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उस डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है? तो ऐसे बैंक्स अपने पास भी डिपॉजिट्स रखते हैं। सो स्टेचुरी लिक्विड रेशियो बोलते हैं, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशियो, या फिर
मार्केट वैल्यू रेशियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कैश रिजर्व रेशियो, जो क्या करता है हर एक बैंक को, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, उसे क्या बोला जाता है CRR बोला जाता है। और वही जो बैंक उस एक फिक्स डिपॉजिट्स को अपने पास रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं SLR यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड कैश मैनेजमेंट बिल यानी CMBS इन डैश। तो भारत सरकार ने नगद प्रबंधन बिल किस वर्ष पेश किया था? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2010 में इसको पेश किया था। सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो गवर्नमेंट्स बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड भी ये पूछ लेता है, क्योंकि आई होप ये हिस्ट्री में नहीं आपको दिया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। विच टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी क्रेडिट नियंत्रण की किस तकनीक में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है? मोरल सुएशन में यानी नैतिक मुकदमा में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में, रीपर्चेस एग्रीमेंट में, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे क्या होते हैं गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें सेल एंड परचेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई के फंक्शन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो कौन से कार्य के मतलब आरबीआई के कार्यों से कौन सा निम्नलिखित जो है संबंध नहीं रखता है? इट फॉर्मुलेट रेगुलेशन गाइडलाइंस टू इन्वेस्टमेंट, यह निवेशों के लिए विनिमय दिशा निर्देश तैयार करता है। इट एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो ये क्या करता है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इट मेंटेन एंड कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज, या फिर इट इशू करेंसी नोट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इट फॉर्मुलेट्स रेगुलेशन गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर। तो ये जो काम है ये किसका काम है सेबी का काम है, जो इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलेशन और एक्स फार्मूला सारी चीज़ें क्या करते हैं गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करती हैं। ये आरबीआई का काम नहीं है। बाकी तीनों जो भी फंक्शंस गिवन है ये क्या है आरबीआई के फंक्शंस हैं। सो आरबीआई के फंक्शंस हैं जैसे सबसे पहले तो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में 1935 में, और इसको नेशनलाइज किस वर्ष किया गया था 1949 में। एंड ऑपरेट अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर क्या करता है काम करता है। इट इंश्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये क्या करता है मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करता है प्रबंधन करता है। और प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तो ये क्या हो गए कुछ आरबीआई के काम से हो गए। अब नेक्स्ट टाइम लेट सपोज आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि आरबीआई किस ईयर एस्टैब्लिश हुआ था, किस ईयर इसको नेशनलाइज किया था, फिर आप बोलेंगे कि ये तो PYQ का क्वेश्चन ही नहीं है। तो आप देखिए कॉन्सेप्ट्स वही है, सिलेबस वही है, आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया है जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड किया है। इसलिए क्या होता है PYQ विद एक्सप्लेनेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेजर होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रेजिडुअरी पावर ऑफ द लेजिस्लेशन आर वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन के अनुसार विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? स्टेट में, यूनियन में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दैट इज यूनियन यानी संघ यानी स्टेट में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरलाइजेस इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी एट द एंड डैश लेवल एज यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग पूछा है। यहाँ पर आप स्टेट और गवर्नमेंट मत डाल दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे क्या होगा आपको एग्जाम्पल में भी मतलब ऑप्शंस में भी दे दिया जाएगा। तो किस लेवल पर है यूनियन और स्टेट?
स्टेट और जोनल, विलेज और तहसील, या फिर विलेज एंड म्यूनिसिपल। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलेज और म्यूनिसिपल हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी गांव एंड नगर पालिकाओं में क्या कराया है, फेडरलाइज किया गया है पावर्स को, वो भी किसके रिगार्डिंग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर इसमें डिवीजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडिया फेडरलिज्म। तो इनमें से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेडरल पावर ऑन अ नॉन सेंट्रलाइज बेसिस, यानी गैर केंद्रीकृत आधार पर संघीय शक्तियों का वितरण, या फिर क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ शेयर्ड रूल्स, यानी साझा शासन की संस्थाओं का निर्माण, इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल डिसीजन मेकिंग, सभी निर्णय पर लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण है इसका, और लास्ट स्टेटमेंट है हमारा टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ फेडरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सभी निर्णय लेने पर व्यक्तिगत नियंत्रण। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको तो पता है फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा, और अगर आप कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है सारे डिसीजंस को, तो इसमें शक्तियों का बंटवारा कहाँ हुआ। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, डैश हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग इंटर स्टेट एंड यूनियन स्टेट रिलेशनशिप फॉर द कॉन्सेंशुअल वर्किंग ऑफ द फेडरल सिस्टम इन इंडिया, यानी डैश में संघीय प्रणाली की सहमति से काम करने के लिए अंतर्राज्य और संघ राज्य संबंधों के समन्वय में मदद करता है। यूनियन काउंसिल, संघ परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, या फिर जोनल काउंसिल आंचलिक परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट काउंसिल क्या करता है, हेल्प करता है भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम करने के लिए, जो अंतर्राज्य और संघ राज्य संबंधों में समन्वय में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इमर्ज एज डोमिनेंट पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। सो इंडिपेंडेंट के टाइम पे कौन सी पार्टी डोमिनेशन में थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। सो आई होप आप सबको इसका राइट आंसर पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसे क्या किया गया था 1985 में 1885 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, ओके, जो कि कहाँ है, बॉम्बे में था। उसके लाइब्रेरी में 72 डेलीगेट्स ने क्या करा था, इसको अटेंड करा था, और इसको प्रेसिडाइज किसने करा था, WC बनर्जी ने इसको क्या करा था, फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट बने थे। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो आप उनको प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज रिप्लेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एट द सेंटर इन 1977 जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पे पूछा 1977 के जो जनरल इलेक्शंस थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को किसने क्या कर दिया गया था, उसकी जगह ले ली थी। ऑप्शन है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर जनता पार्टी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता पार्टी ने क्या कर दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1977 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, इन इंडिया इलेक्शन ऑफ डैश आर कैरिड आउट यूजिंग द फर्स्ट पास द फर्स्ट पोल इलेक्टोरल सिस्टम, यानी भारत में डैश के चुनाव फर्स्ट पास द फर्स्ट पोस्ट चुनावी प्रणाली का उपयोग करके किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के इलेक्शंस इस प्रोसेस पर होते हैं, फर्स्ट पास द फर्स्ट पोस्ट पे जो सिस्टम है इस पे लोकसभा बेस्ड इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78, इन विच आर द फॉलोइंग ईयर्स वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे।
1552, 55, 1558 या फिर 1952, 1955, 1958 या फिर 1960। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हमारे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। इन इंडिया द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? एन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, एक निर्वाचन मंडल, द पीपल ऑफ इंडिया भारत के लोगों द्वारा, कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, यानी एक निर्वाचन मंडल द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है या फिर इनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, जो कि आज का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग फीचर आर पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इनमें से कौन लोकतंत्र विशेषता की अवधारणा का हिस्सा है? इक्वालिटी, ऑटोक्रेसी या फिर ऑटोनॉमी, समानता, निरंकुशता या फिर स्वशासन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड हमारा क्या है? डेमोक्रेसी का फीचर है। सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हमने आज के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ आएंगी उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मेरे चैनल इन वीडियोज़ को शेयर करें जो क्या कर रहे हैं, DT+B TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे ऐसे ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ।